हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, कुछ तो बोल दो बे, ऐसे ही सुनने हो के बैठे हो। हाँ, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। हाँ बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ, देखो ये देखो, बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे हैं हम भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है सर। कल के लेक्चर में हम लोग बेटा जो बात कर रहे थे, ध्यान से सुन लेना। कल के लेक्चर में हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा, वो बात थी हमारी किसकी? तो अपन लोग कह रहे हैं कि सर आप लोगों के रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन मेथड की बात थी। ठीक है, वो बातें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। हमने बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो कल पढ़े थे, और लास्ट में जब हमने लेक्चर खत्म किया था तो हमने वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प प्रावस्था शोधन की बात करी थी, वो भी हमने ख़त्म कर दी थी। उसके जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो हमने बता दिए थे। उसके बाद जो है उसमें हम लोगों ने ये भी बता दिया था कि सर मॉन्स प्रोसेस कैसे होता है, वॉन अर्केल प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, उसकी बात भी हम लोगों ने कर ली थी। अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक जो कल तक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, अगले रिफाइनिंग प्रोसेस पर चलते हैं, ताकि रिफाइनिंग को ख़त्म करके हम लोग एलिंगम डायग्राम की बात कर सकें। ठीक है, जो चीज़ बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है एलिंगम डायग्राम, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो फटाफट से मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या कल वाले में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? एक जवाब आया है नो सर। हाँ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या किसी को कोई कल वाले में समस्या है बेटा? नहीं है, किसी भी बच्चे को समस्या नहीं है। चलो ठीक है सर, तो चलिएगा हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं कि सर आगे जो है वो हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। तो चलिएगा सर, बात को बढ़ाते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं। एक रेडी? हाँ भाई, ध्यान से सुनते जाना। आज का जो पॉइंट है, आज का पॉइंट सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार उस पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोगों से किए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो चलिएगा अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो है वो कौन सा है? तो अपन कहते हैं कि सर इलेक्ट्रो, ध्यान से सुन लेना भाई, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जिसे आप लोग हिंदी में कह सकते हो वैद्युत शोधन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वैद्युत शोधन। देखो सर, आप लोगों को याद होगा मैंने ना जब रिडक्शन पढ़ाया था तो रिडक्शन वाले पॉइंट में भी वैसा मैंने कहा था कि सर रिडक्शन जो होता है वो आप लोग किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कहीं फंस जाते हो तो लास्ट ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज करते हो इलेक्ट्रो रिडक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमने कहा कि वो लास्ट ऑप्शन क्यों था? तो आपने कहा था कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो जनरल प्रोसेस के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और भैया महंगा काम करेंगे तो बड़ा पछताएंगे, तो ऐसा काम हम लोग जनरली नहीं करते हैं। अब सुनना, अब अगला जो प्रोसेस है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप लोग नाम दे सकते हो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसके लिए लागू होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना भाई, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है वो किसके लिए अप्लाई किया जाता है और कौन कौन सी कंडीशंस वहां पे बनती है, उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सुनना, देखो सर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है वो दो तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो है वो दो तरीके से काम करता है। पहला जो है वो क्या है बेटा? इन मोल्टन स्टेट। पहला जो है वो क्या है? मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है? गलित प्रावस्था में। क्या होता है? गलित प्रावस्था में। दूसरा कहां पर होता है? तो अपन कहते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सर आप लोग हिंदी में बोल सकते हो जलीय विलयन या जलीय माध्यम में। अब सुनना भाई, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को डाउस प्रोसेस पढ़ाया था, NaCl से सोडियम निकालना बताया था, उस टाइम भी कहा था कि सर मोल्टन स्टेट किसके लिए अप्लाई होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर फॉर एस ब्लॉक, ध्यान से सुन लेना, फॉर एस ब्लॉक मेटल, जितने भी एस ब्लॉक मेटल्स हैं अगर आप लोग उनके लिए अप्लाई करते हो इलेक्ट्रो, तो आप लोग क्या बोलते हो कि वो कौन से स्टेट में लिए जाते हैं? मोल्टन स्टेट में लिए जाते हैं, गलित प्रावस्था में लिए जाते हैं। और साथ में बच्चा अपन बात करते हैं किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल्टन स्टेट को ही यूज करते हैं। अब सुनना, अपन लोग क्या कहते हैं
अपन लोग क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का जो गलित प्रावस्था यानी कि मोल्टन स्टेट जो होता है वो क्यों लिया जाता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि ये सर मोर रिएक्टिव मेटल होती हैं। ये क्या होती है? मोर रिएक्टिव मेटल। और बेटा मोर रिएक्टिव मेटल जो होती है, अगर आप लोग उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लोगे तो वहां पर जो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ऐसा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट यूज करते हैं। अब अगली बात सुनना, सर एक्वस मीडिया किसके लिए यूज किया जाता है? एक्वस मीडिया यूज किया जाता है किसके लिए? तो अपन कहते हैं कि क्रोमियम, मैंगनीज, फिर कौन आता है? तो कॉपर, उसके बाद जिंक, Sn, Pb, ध्यान से सुनते जाना, Sn, Pb, Au और Ag और Au, इनके लिए अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये 8 मेटल्स, 8 धातुएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जिनके लिए आप लोग क्या करते हो? यहां पर ये सारा प्रोसेस करते हो। अब देखना सर, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग करते हैं, वो क्या है? ध्यान से सुनना। देखो सर, आप लोगों को करना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी कि जो आप लोगों की मेटल है रिड्यूस होकर मिला है, उसमें जो इंप्यूरिटी है उन इंप्यूरिटीज को क्या करना है बेटा? हटाना है। भाई मेरे, उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन सबको यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना। आप लोगों की जो मेटल होती है, आप लोगों की जो मेटल होती है, वो मेटल क्या होती है बेटा? ऑक्सीडाइज होती है। ध्यान से सुनना, मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर कर वो किस में चली जाती है? तो अपन कहते हैं कि Mx में चली जाती है। इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कैटायन में चली जाती है। एक बात बताओ कि ये प्रोसेस कौन सा है? ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहां पर होता है? तो अपन क्या कहते हैं? एनोड पर। बात पल्ले पड़ गई? यानी कि सर ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं क्या कि सर आप लोगों का जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है उसमें एनोड किसका बनाया जाएगा? आप लोगों की जो मेटल है उसी मेटल का बनाया जाएगा। अब देखो सर, ये M+X जो होता है ना, ये क्या होगा? हमें मेटल ही चाहिए, तो ये क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर किस में चला जाता है? मेटल में चला जाता है। यानी कि सर ये काम कहां पर होता है? कैथोड पर। ध्यान से सुनना, मेटल ही ऑक्सीडाइज होता है, मेटल ही रिड्यूस होता है। यानी कि एनोड और कैथोड दोनों क्या बनाए जाते हैं? आप लोगों के इसी मेटल के बनाए जाते हैं, जिस मेटल का तुम्हें क्या करना है? रिफाइनिंग करना है। अब सुनना, अब देखो सर, कौन सी चीज कब लेंगे? तो ध्यान से सुन लो भाई, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड किसका बनेगा? एनोड किसका बनेगा? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सर इंप्योर मेटल जो होती है, जो अशुद्ध धातु है, उस अशुद्ध धातु का इंप्योर मेटल का क्या बनाया जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? एनोड। इंप्योर मेटल का क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है। कैथोड की बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना भाई। कैथोड में बच्चे गलती करते हैं, कैथोड में बच्चे गलती करते हैं। कैथोड में भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। और कैथोड पर क्या बन रहा है? मेटल बन रहा है। मेटल किसका लिया जाता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर प्योर मेटल जो होती है, शुद्ध धातु जो होती है, उसका क्या बनाया जाता है? कैथोड। क्या हमेशा? ना ना ना, ये गलती अपने से हो जाती है। अपन क्या बोलते हैं? हमेशा नहीं, जनरली। सामान्यतः कैथोड किसका बनाया जाता है? प्योर मेटल का बनाया जाता है सामान्यतः। कभी कभी यहां पर हम दूसरी मेटल को भी यूज करेंगे, एग्जांपल में बताऊंगा कौन सी मेटल कब यूज करनी है। तो ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट भी वहां पर यूज किया जाता है, यानी कि विद्युत अपघटनी सॉल्यूशन भी, विद्युत अपघटनी विलयन भी काम में लिया जाता है। विद्युत अपघटनी विलयन किसका काम में लिया जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर एसिड लेते हैं, अम्ल लेते हैं, और प्लस में क्या लेते हैं? तो अपन कहते हैं कि सर मेटल सोल्यूबल, ध्यान से सुन लेना क्या लिख रहा हूं, मेटल सोल्यूबल सोल्ट लिया जाता है। यानी कि धातु का क्या लिया जाता है? लवण लिया जाता है, जो क्या होता है? सोल्यूबल होता है, विलेय होता है। क्लियर? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन ने कहा इसकी होती है। अब सुनना, अगली बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये एसिड क्यों लिया जाता है, अम्ल क्यों लिया जाता है, अम्ल क्यों लिया जाता है? ध्यान से सुन लो। अपन क्या कहते हैं कि सर यूज ऑफ एसिड, अम्ल के उपयोग की अपन बात कर लेते हैं कि एसिड का यूज क्यों किया जाता है। बेटू, अगर आपको एसिड यूज करना है, अगर आपको एसिड यूज करना है तो क्यों करते हैं? ध्यान से सुन लो। अगर तुम एसिड यूज करोगे तो एसिड क्या देता है? H+। क्या देता है? H+। अगर H+ देगा तो एसिड यूज करने से H+ की कॉन्सेंट्रेशन, H+ की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अपन क्या कहते हैं कि यूज ऑफ एसिड, तो अपन बोलेंगे एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या कर दो? बढ़ा दो। अगर H+ की सांद्रता बढ़ जाती है, H+ की सांद्रता बढ़ जाती है, तो इफेक्ट क्या पड़ता है वो देखो। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू रिड्यूस
टू रिड्यूस H प्लस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोला कि सर H प्लस है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है, किसी केटायन का या एनायन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, अपचयित करने के लिए आवश्यक विभव जो होता है उसका मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिक्वायर्ड पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो अब ये इजीली रिड्यूस नहीं होगा। और बेटा अगर इजीली रिड्यूस नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे, कैथोड पर क्या मिलेगा, सिर्फ मेटल मिलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, सो हाइड्रोजन गैस cannot produced at cathode। तो ध्यान से सुन लो भैया, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एसिड यूज करने का कारण क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि एसिड यूज करने का कारण क्या होता है कि एसिड यूज करने से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। दूसरा अपन क्या बोलते हैं कि सर ऐसा होने से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, उसके रिड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। ये हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें सर। स्क्रीनशॉट मार के बोल दो भैया डनाडन, फिर आगे बढ़ता हूं। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो। जल्दी बोलो भाई, हो गया सबका? बहुत बढ़िया सर, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर। चलो सर, अब इस पॉइंट को बेटा और आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पर और आगे बात करते हैं। तो सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर चलो इतनी बात तो हो गई, अब है ना और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको जिंदा रखता हूं ताकि मैं यहां पर जब बातें बताऊं तो इनमें से कुछ चीजों को मैं यूज कर पाऊं, ठीक है। अब देखो सर, आप लोगों ने यूज किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विद्युत अपघटनी विलयन, एसिड है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या होता है, तो सुनना, अगला पॉइंट देखना, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही चीजें मैं बताते चल रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य जो होता है, इसका यूज क्या होता है। तो भैया अपन कह रहे हैं कि अगर अपन मोल्टन स्टेट में चलते हैं तो वहां पर बहुत समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण देखते जाना। पहला, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंडक्टिविटी यानी कि सर आप लोगों की जो चालकता होती है, उस चालकता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करता है, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, चालकता को बढ़ा देता है। दूसरा, आप लोगों की मेटल जो होती है उसके आयोनाइजेशन को बढ़ा देता है। तो अपन क्या कहते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ मेटल, उसको भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आयोनाइजेशन का हिंदी क्या होता है, आयनन, धातु के आयनन को बढ़ा देता है। तो ये दोनों काम कौन करता है बेटा, आपका विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। और अपन कहते हैं कि एसिड क्या काम करता है, अकेला एसिड ये काम करता है। ये कहानी तो होती है इसकी। अब बात करते हैं इंप्यूरिटीज की, ध्यान से सुन लेना भाई, अगला पॉइंट लेके चल रहा हूं। इंप्यूरिटीज का मतलब क्या है, अशुद्धियां। बेटा जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों के साथ क्या क्या होता है वो सुनना, वो बहुत काम का है। देखो सर, आप लोगों की जो रिड्यूस होके मेटल मिली है, रिडक्शन वाले स्टेप से जो मेटल मिली है, उसमें अब भी कुछ क्या होती हैं, इंप्यूरिटीज होती हैं। वो इंप्यूरिटी दो टाइप की होती है। पहला, ध्यान से देखना जो बना रहा हूं, एरो डायग्राम से बना रहा हूं ताकि याद रखने में जोर ना आए। पहला, इंप्यूरिटी दो प्रकार की हो सकती है। पहला क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिक विद्युत धनी। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अधिक विद्युत धनी। क्लियर है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील अशुद्धि होती है। दूसरा क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि कम विद्युत धनी, यानी कि जो कम क्रियाशील होती हैं। ये दो टाइप की इंप्यूरिटी बच्चों क्या होती है, आपके पास होती है। ध्यान से सुनना,
जो आप लोगों की रिडक्शन से मेटल मिली है उसमें दो टाइप की इंप्यूरिटी होती है। कौन कौन सी? एक तो मोर रिएक्टिव, दूसरा लेस रिएक्टिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दो टाइप की होती है। देखो सर, ये जो इंप्यूरिटी होती है ये किस फॉर्म में मिलेगा? तो भैया अगर कोई ज्यादा वैद्युतधनी है, ज्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन देकर किस फॉर्म में मिलता है? आयन की फॉर्म में। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर ये किस फॉर्म में मिलेगा? तो अपन बोलेंगे इन फॉर्म ऑफ आयंस। किसमें? तो अपन क्या बोल देंगे? इन एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में आयन के रूप में क्या होती है? ये मिल जाती है। सर ये वाली जो होती है ना, ये वाली जो होती है, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, ये आयोनाइज नहीं होती, तो एज इट इज एनोड के नीचे पड़ी रहती है। तुमने बोला एनोड के नीचे क्यों? क्योंकि इंप्योर मेटल का क्या लिया है बेटा हमने? एनोड। तो एनोड के नीचे पड़ी होती है तो अपन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, प्रेजेंट बिलो एनोड, यानी कि एनोड के नीचे उपस्थित होती है। और नाम क्या देते हैं? तो अपन ध्यान से सुनना, ये नाम कई बार पूछा गया है। नेम्ड एज एनोड मड, नेम्ड एज एनोड मड। क्या बोलते हैं सर? एनोड मड। तो कई बार क्वेश्चन आता है एनोड मड किसका बनता है? तो अपन क्या बोलते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंप्यूरिटी का बनता है। क्लियर है? ये क्या होती है? एज इट इज मेटालिक फॉर्म में आपको क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये कहानी किसकी होती है? तो बेटा अपन कहते हैं कि ये कहानी वहां पर इंप्यूरिटीज की होती है। तो चलिएगा अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। चलो सर अगले पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये तो बात हो गई वहां पर इनकी। अब देखो सर, अब आपके पास जो सवाल आते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या है? सुनना। देखो सर, यहां पर मैं बात करूंगा बेटा मेटल की, यहां पर मैं बात करूंगा कि उसका एनोड क्या होगा, यहां पर मैं बात करूंगा कि उसका कैथोड क्या होगा, और बेटा यहां पर मैं बात करूंगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या लिया जाएगा, यानी कि वैद्युत अपघट्य जो है वो क्या लिया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल बातें हमसे करी जाती हैं और उन सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो कॉपर का किया जाता है कि अगर कॉपर धातु को, कॉपर मेटल को अगर रिफाइन करना हो तो एनोड किसका बनाओगे? थोड़ी देर पहले लिखा था इंप्योर मेटल का, तो एनोड किसका बनेगा बेटा? इंप्योर कॉपर का। कैथोड किसका बनेगा बेटा? प्योर कॉपर का। इलेक्ट्रोलाइट तो अपन क्या बोल देंगे? CuSO4 प्लस H2SO4। एसिड प्लस एसिड का सोल्ट जो है, जो मेटल सोल्यूबल सोल्ट होता है, उसको काम में लिया जाता है। सिंपल है। दूसरा बेटा आप बात कर लो लेड की। लेड का क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है कि कौन सा एसिड यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन बात करेंगे बेटा किसकी? इंप्योर लेड की। यहां पर अपन बात करेंगे किसकी? प्योर लेड की। अब देख लो भैया, इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है PbSiF6 और एसिड यूज किया जाता है H2SiF6। ये एसिड यूज किया जाता है। इसका सल्फेट वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए ये वाला यूज किया जाता है। क्लियर? अगली बात सुनना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? Ag की। बेटा Ag की बात करता हूं तो Ag में क्या यूज करोगे? तो तुम क्या बोल दोगे? इंप्योर Ag। यहां पर बेटा प्योर Ag, और यहां पर तुम जानते हो इसका सल्फेट नहीं बेटा नाइट्रेट को यूज किया जाता है। सल्फेट नहीं, नाइट्रेट को यूज किया जाता है। अगली बात सुनना। अगर मैं बात करूं बेटा गोल्ड की, गोल्ड की बात करता हूं तो यहां पर क्या यूज कर लोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे? इंप्योर गोल्ड। यहां पे क्या यूज कर लोगे? प्योर गोल्ड। और यहां पर क्या यूज करोगे? वो सुन लेना, HAuCl4। और साथ में क्या यूज करोगे? तो अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का जो AuCl3 होता है उसको यूज किया जाता है। क्लियर है? ये आप लोग यहां पर क्या करते हो? यहां पर यूज करते हो। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन ने कहा कि सर ये कहानी जो है वो इनकी होती है। अगली बात करते हैं। देखो सर आपको याद होगा मैंने आप लोगों को ना वहां पढ़ाया था, कहां पे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया था। ये एसिडिक होता है, ये H+ क्या करता है बेटा? रिलीज करता है। वर्नर थ्योरी में मैंने पढ़ाया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, कौन है? जिंक। जिंक की बात करता हूं, जिंक की बात करता हूं और इसका जवाब आप दोगे।
सर एनोड जो है वो किसका बनेगा, तो तुम बोलोगे भैया जिंक है तो इंप्योर जिंक का बनेगा। मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा और आप लोग मेरे को ये बता दो कि यहां पर कैथोड किसका बनाया जाएगा। फटाफट से बच्चों जवाब दे दो कि यहां पर कैथोड किसका बनाया जाएगा। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें और मेरे को ये बता दो कि यहां पर जो कैथोड है वो किसका बनाया जाएगा। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि यहां पर कैथोड किसका बनाया जाएगा। जल्दी करें। हाँ भाई, रहमान का आंसर आया है कि प्योर जिंक का। और कोई? रहमान का आंसर आया है प्योर जिंक का। और कोई? जल्दी बोले भाई, जल्दी बोले, जल्दी बोले। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? प्योर जिंक का नहीं बनेगा। प्रदीप का आंसर है प्योर जिंक का नहीं बनेगा। हाँ भाई, प्योर जिंक का नहीं बनेगा। तो प्रदीप बेटा किसका बनेगा? अगर प्योर जिंक का नहीं बनेगा तो किसका बनेगा? जल्दी बोले। हाँ भाई जल्दी बोले, आगे बढ़ते हैं। बोलो बोलो बच्चा, बोलो, जल्दी बोलो। अरे मजेदार है, ये क्वेश्चन आता है भाई नीट में, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। प्योर जिंक का नहीं बनेगा तो प्रदीप किसका बनेगा बेटा? जल्दी बोलो। नहीं, चलूं आगे? अरे इतने लोग बैठे हैं यार, कोई तो बोलो, कोई तो बोल दो। हाँ भाई, प्रदीप का जवाब आया है कि ये नहीं पता, पर प्योर जिंक का तो प्योर जिंक का बनता तो आप नहीं पूछते। अरे वाह मेरे उड़न छल्ले, अबे सूगले। जब आप देखो कि अगर प्योर जिंक का बनता तो मैं नहीं पूछता। बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। आदमी में कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए कि अगर प्योर जिंक का बनता, बेटा प्योर बन रहे थे तो मैंने सबके लिखते हुए चला हूं। अगर प्योर जिंक का बनता तो मैं यहां पर लिख देता इसको भी। चलो कोई बात नहीं, बताता हूं सर क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखना। अपन बात करते हैं, ये वाला जो बच्चा बनता है ना, ये जिंक का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उसकी भी बात करेंगे। ये बनेगा बेटा किसका? प्योर एल्यूमिनियम का। किसका बनता है? प्योर एल्यूमिनियम का। जिंक के केस में एनोड किसका बनाया जाता है? प्योर एल्यूमिनियम का। क्यों बनाया जाता है उसकी अभी जस्ट बात करेंगे। और सॉल्यूशन जो लिया जाता है ZnSO4 और साथ में क्या लिया जाता है? H2SO4। ये सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, ठीक है। तो अब सुनो सर ऐसा क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्योर जिंक जो होता है, प्योर जिंक जो होता है उसके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। प्योर जिंक डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4। प्योर जिंक जो होता है वो डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है। प्योर जिंक, शुद्ध जिंक जो होता है, जिंक मोर रिएक्टिव मेटल होता है और इजीली क्या कर लेता है? H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए एनोड किसका नहीं बनाते? जिंक का नहीं बनाते। तो तुम बोलोगे एल्यूमिनियम भी तो मोर रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर इसका काहे बनाया? बताता हूं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर एल्यूमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 विद H2SO4। ध्यान से सुनना क्या बोला। एल्यूमिनियम जो होता है जब वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इस पर लेयर बन जाता है Al2O3 का, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अरे मैंने पी ब्लॉक में भी पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम बच्चा जो होता है वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर मोर रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो, वाटर से रिएक्ट करवाते हो, एयर से रिएक्ट करवाते हो, तो एल्यूमिनियम की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये इनर्ट हो जाता है। इनर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है? ऐसा कर्मकांड हो जाता है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करता है। अरे जैसे आप लोग उसमें पढ़ते हो नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में भी मैंने पढ़ाया है सर, पी ब्लॉक में भी अलग से पढ़ाया है, बोरॉन फैमिली में अलग से पढ़ाई है, सारी चीजें क्लियर है। ये कहानी किसकी होती है? इसकी। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई। जल्दी करें और स्क्रीनशॉट खींच के कमेंट कर दें बेटा कि आपका स्क्रीनशॉट जो है वो हो गया। जिंक वाला याद रखना भाई,
जिंक वाला याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में मिल जाता बेटा। जिंक वाला याद रखना, बहुत बार मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई बच्चों सबका? अरे बच्चा लोग हो गया सबका? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो हो गया कि नहीं हुआ। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। चलो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब अपन आते हैं, देखो सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के जितने भी क्वेश्चंस वैरायटी बनते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस और वैरायटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अब मेरे पास जो है अगले पॉइंट की बात है। अगला जो पॉइंट है ना बच्चों, अगला पॉइंट जो है वो एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल क्या लेके चलते हैं वो सुनना। अपन क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जो होता है उसमें क्वेश्चन आता है किसका? कॉपर का। बच्चों क्वेश्चन किसका आता है? कॉपर का। तो उसी कॉपर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कैसे करना होता है। तो सुनना, ध्यान से सुनना। अपन यहां पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, कॉपर का विद्युत शोधन करते हैं। कॉपर का विद्युत शोधन कैसे किया जाएगा? तो सुन लो। पहला, एनोड किसका बनेगा? तो तुम क्या बोलोगे? इम्प्योर कॉपर का। बेटा कैथोड किसका बनेगा? तो तुम क्या बोलोगे? प्योर कॉपर का। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैद्युत अपघटनी विलयन किसका बनाया जाएगा? CuSO4 प्लस H2SO4 इसका बनाया जाएगा। सिंपल है। चलो आ जाओ सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो डायग्रामेटिक सेक्शन है वो क्या होता है। डायग्रामेटिक सेक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। आप लोग क्या कहते हो कि सर आपके पास एक कंटेनर होता है, ये रहा वो कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में एनोड लेना है। तो बच्चों सुन लेना, एनोड जो लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? इम्प्योर मेटल का। इम्प्योर मेटल का लोगे तो आपको एनोड का साइज बहुत बड़ा रखना पड़ेगा। एनोड का साइज बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि ये लगातार कंज्यूम होता जाता है, यूज में आता है। इस वजह से एनोड का साइज बड़ा लिया जाता है, यानी कि एनोड जो है वो मेटल की एक स्लैब यूज की जाती है, बड़ी स्लैब यूज की जाती है। कैथोड जो होता है ना बच्चों, कैथोड जो है वो एक प्योर स्ट्रिप ली जाती है, एक पतली सी परत ली जाती है, स्ट्रिप ली जाती है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कौन है? तो आपने कहा एनोड, सुनते जाना भाई। और ये कौन है बच्चा? कैथोड। ये कौन है? कैथोड। कैथोड जो है वो क्या लिया जाता है? प्योर कॉपर। और क्या है? स्ट्रिप है पतली सी। एनोड जो है वो क्या है? इम्प्योर कॉपर। इम्प्योर कॉपर का क्या लिया है? स्लैब लिया है, मोटा सा बड़ा सा, ठीक है। अब देखो सर, इन दोनों को हम लोग एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ देते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करवाना है। तो आपने कहा कि सर यहां पर हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। यहां पर आप लोग क्या करते हो? सॉल्यूशन यूज करते हो बेटा। वो जो सॉल्यूशन है बच्चा, वो सॉल्यूशन किसका होता है? वो सॉल्यूशन बच्चा किसका होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो सॉल्यूशन आपका होता है किसका? CuSO4 और साथ में कौन है? H2SO4। ये आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है यहां पर मैं डैश 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 करके भर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। तो आपने कहा कि CuSO4 और साथ में कौन है बच्चों? H2SO4। अब सुनना, देखो सर ये जो है ये इम्प्योर कॉपर है, सुनते जाना। ये कौन है? इम्प्योर कॉपर। इसमें इंप्योरिटी होती है दो टाइप की। पहला, एक तो होता है आयरन, और एक होता है बेटा जिंक। दोनों मोर रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लेस रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटी होती है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और सेलेनियम। ये लेस रिएक्टिव इंप्योरिटी यहां पर प्रेजेंट होती है। क्या क्या? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और सेलेनियम। ये कौन है? आयरन और जिंक। जो मोर रिएक्टिव होता है ये चला जाएगा सॉल्यूशन में जिंक 2+ की फॉर्म में। बेटा Fe जो है वो चला जाएगा सॉल्यूशन में Fe2+ की फॉर्म में, और कॉपर चला जाएगा बेटा कॉपर 2+ की फॉर्म में। ये आपके रिएक्टिव मेटल की कहानी खत्म। ये जो है तीनों चारों,
ये क्या होते हैं, तो अपन ने कहा कि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होते तो एनोड जैसे जैसे यूज होता है ये टूट के नीचे गिरते रहते हैं और यहां पर क्या हो जाते हैं, एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। एनोड के नीचे ये जो कचरा बनता है इस कचरे को नाम दिया जाता है क्या, तो अपन कहते हैं बेटा एनोड मड। क्या नाम देते हैं, एनोड मड। मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। मड का मतलब क्या होता है, कीचड़। इस कीचड़ में क्या क्या होता है, तो आप कहते हो Ag, Au, प्लेटिनम और सेलेनियम, ये सब मेटल्स क्या होते हैं, इंप्यूरिटीज यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कॉपर के प्यूरिफिकेशन के एनोड मड में क्या क्या होता है, ये रहा। अब सुनो अपन कह रहे हैं कि सर एनोड पर क्या हुआ, एनोड पर क्या हुआ, तो तुमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका कॉपर किस में चला गया, कॉपर 2+ में, ठीक है। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर बच्चों क्या होता है, तो आप क्या कहते हो, रिडक्शन। रिडक्शन होता है तो रिडक्शन होने के लिए 3 मेटल हैं, जिंक 2+, Fe2+, Cu2+। तुम जानते हो जिसका SRP ज्यादा होता है, जिसका SRP ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होता है। इन तीनों में SRP ज्यादा किसका होता है, कॉपर का। तो ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में पड़े होते हैं और आप लोगों का कॉपर 2+ जो होता है वो क्या कर लेता है, कॉपर में चला जाता है। क्लियर है। तो सर देखो एनोड से कॉपर टूटा और आपके कैथोड पर जाकर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, फाइनल आपको ये दिखाई देता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ओवरऑल क्या होता है, तो आप क्या कहते हो कि भैया ओवरऑल जो है वो क्या होता है, कॉपर जाता है किसमें, कॉपर में। बस ये रिएक्शन हमें ऑब्जर्व होती है। तो अपन ने कहा कि यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहां भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबका सब ये ऑब्जर्वेशन आपको यहां पर मिलता है। ये होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लें, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लें, कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारे। ये कहानी आपकी यहां पर खत्म होती है। ये कहानी आपकी यहां पर खत्म होती है किसकी, बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कंप्लीट कर चुका हूं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कंप्लीट कर चुका हूं। अब जल्दी कीजिएगा, रिफाइनिंग को आज ही खत्म करना है, अभी खत्म करना है। होते ही सर स्क्रीनशॉट डन होते ही डन डन बोल देना बच्चा, ताकि हम आगे बढ़ पाए। बहुत बढ़िया, डन 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 डना डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो सर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, कैसे होता है वो बातें हम कर चुके हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। हाँ भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब जो मेरे पास आने वाला है वो लास्ट 2 पॉइंट आने वाले हैं। उन 2 लास्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। वो लास्ट 2 पॉइंट कौन से हैं, तो अपन कहते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, आयरन का बाकी है। आयरन का अभी कुछ बाकी है जहां पर हमें डिस्कशन करना होता है। तो सारे लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना कि क्या होने वाला है। बहुत सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं, बहुत ही आसान है, लेकिन एनसीईआरटी में उसके बारे में सर 3-4 पेज लिखे हुए हैं। तो वो प्रोसेस जो है वो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसके जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिजल्ट के बाद की कहानी है प्यूरिफिकेशन में, वो मैं यहाँ पर लपेट लेता हूँ। ध्यान से सुनते जाना कि क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना। देखो सर हम बात करेंगे किसकी, बेसेमराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसेमरीकरण। बेसेमराइजेशन यानी कि बेसेमरीकरण की बात करते हैं। ध्यान से सुनना। देखो सर आप लोगों की जो रिडक्शन के बाद आपको जो आयरन मिलता है, रिडक्शन के बाद जो आयरन मिलता है उस आयरन को नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं बेटा, पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। क्या बोलते हैं, पिग आयरन। सर जो पिग आयरन होता है, पिग आयरन जो होता है, इसकी अपन बात करते हैं।
ये पिग आयरन कहां से मिलता है? रिडक्शन के बाद जो लोहा आयरन मिलता है उसे क्या बोला जाता है? पिग आयरन। पिग आयरन में इंप्यूरिटी कौन कौन सी होती है उनकी बात करता हूं। इसमें होता है 4% कार्बन। 4% क्या होता है? कार्बन। इसके साथ सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है और मैग्नीज होता है। तुम सोचोगे कि यार मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? बेटा सीधा क्वेश्चन आता है कि पिग आयरन में क्या होता है, कास्ट आयरन में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिग आयरन जो होता है उस पिग आयरन में 4% कार्बन होता है। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सर भट्टी से, ब्लास्ट फर्नेस से जो मिलता है वो पिग आयरन जो होता है उसमें 4% कार्बन होता है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज होता है। ये इंप्यूरिटीज बेटा यहां पर प्रेजेंट होती है। अगली बात सुनना, अगली बात सुनना। अपन कहते हैं कि सर ध्यान से सुनना, ये जो पिग आयरन होता है, ये जो पिग आयरन होता है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, इसमें अपन क्या कहते हैं? स्क्रैप आयरन। स्क्रैप आयरन को मिलाया जाता है। स्क्रैप का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, कबाड़। कबाड़ जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। ये दो दोनों हैं, इसको भी क्या लिया जाता है? मोल्टन, यानी कि गलित अवस्था में, और इसको भी क्या लिया जाता है? मोल्टन। दोनों को मोल्टन स्टेट में लिया जाता है। ध्यान से सुन लेना रे, जो प्रोसेस पढ़ा रहा हूं सीधा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या है? पिग आयरन है, मोल्टन स्टेट में ले लो। स्क्रैप आयरन है, मोल्टन स्टेट में ले लो। और क्या कर दो बेटा? तो अपन कहते हैं कि पहला काम एयर ब्लास्ट कर दो। एयर ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? तेज हवा के झोंके दे दो। मोल्टन है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, और साथ में क्या मिलाया जाता है? कोक मिलाया जाता है। यह रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इससे जो रिजल्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन जो है वो आपको यहां पर क्या हो जाता है बेटा? मिल जाता है। ये कास्ट आयरन जो है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाता है बेटा। कास्ट आयरन जो होता है, कास्ट आयरन जो होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है ढलुआ लोहा। क्या बोला जाता है? ढलुआ लोहा। क्लियर है? अब सुनना, ये जो कास्ट आयरन है, इस कास्ट आयरन में इंप्यूरिटीज की बात करता है कि कितने कितने इंप्यूरिटीज कौन कौन सी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान से सुनना, यहां 4% कार्बन है, यहां पर होता है 3% कार्बन। क्या होता है? 3% कार्बन, यानी कि कार्बन की मात्रा बदल जाती है। साथ में कौन होता है बच्चों? तो अपन कहते हैं सेम इंप्यूरिटी, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और क्या होता है? मैंगनीज। ये सारे इंप्यूरिटी बच्चों यहां पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब देखो सर, आप लोगों ने देखा होगा जो रेलवे में रेलवे ट्रैक होते हैं, या जो रेलवे का लोहा आपने देखा होगा, रेलवे का जो लोहा होता है ना बेटा, वो कौन सा होता है? ढलुआ लोहा, कास्ट आयरन होता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, टूटता नहीं है। देखा होगा वो लोहा ना लाल कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, और वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि बहुत सॉलिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आसानी से नहीं टूटता है। और उसके सर अपन कहते हैं कि सर वो पूरे के पूरे रेलवे ट्रैक बनाने में किसको यूज किया जाता है? कास्ट आयरन को यूज किया जाता है, जिसमें 3% कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज होता है। इसको बनाया जाता है किससे? पिग आयरन से। क्लियर है? कैसे बनाया जाता है वो पूरा प्रोसेस जो है वो बच्चा मैंने यहां पर लिख दिया है, वो पूरा प्रोसेस मैंने यहां पर लिख दिया है। तो कास्ट आयरन और पिग आयरन के कंपैरिजन का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। क्लियर है? ये होता है ढलुआ लोहा। अब अगली बात सुनना, प्योरिटी की मैं बात करता हूं, शुद्धता की मैं बात करता हूं। प्योरिटी, प्योरिटी यानी कि शुद्धता। अब सुन लेना भाई, आप लोगों के पास आयरन के कई फॉर्म दिए जाते हैं, उसमें पहला फॉर्म होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या बोला हुआ है? इसको ढलुआ, ढलुआ। उसके बाद आता है स्टील। स्टील सुना होगा, स्टेनलेस स्टील, आयरन की ही एक मिक्स्ड मेटल होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं रोट आयरन। रोट आयरन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पिटुआ लोहा। ये लोहे का, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? रोट आयरन। तो अपन कहते हैं कि यहां पर प्योरिटी का क्वेश्चन आता है, प्योरिटी का क्वेश्चन आता है, और सीधा सीधा जवाब होता है रोट आयरन जो है, पिटुआ लोहा सबसे ज्यादा, स्टील उसके बाद, और ढलुआ लोहा सबसे कम होता है। क्लियर है? अब अगली बात सुनना, मैं बात करता हूं बेसेमराइजेशन की। बेसेमराइजेशन कैसे होता है तो सुन लो। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन को यूज किया जाता है, इसमें होता है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैंगनीज। ये इंप्यूरिटी यहां पर प्रेजेंट होती हैं। इस कास्ट आयरन को आप क्या करते हो? तो आप क्या कहते हो? लिया जाता है किसमें? ध्यान से सुन लेना, रिवर्बरेटरी।
रिवर्बरेटरी फर्नेस में लिया जाता है, फर्नेस में लिया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। किसमें? परावर्तनी भट्टी में लिया जाता है। रिवर्बरेटरी फर्नेस परावर्तनी भट्टी में लिया जाता है। अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं? इनर सरफेस, आंतरिक सतह, इनर सरफेस इज मेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। आंतरिक सतह जो है वो किससे बनाई जाती है? कैल्शियम ऑक्साइड से बनाई जाती है। साथ में अपन क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर दिया जाता है और साथ में क्या करते हैं? एयर ब्लास्ट करते हैं, तेज हवा के झोंके दिए जाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि इससे जो बनता है, इससे जो बनता है वो क्या बनता है? स्टील बनता है। इस प्रोसेस से क्या बनता है बेटा? स्टील बनता है। अब ये इंप्योरिटी कैसे हटती है सुन लेना। एयर रखी हुई है, हाई टेम्परेचर रखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देता है? CO2 गैस की फॉर्म में निकल जाता है। सर अगली बात सुनना, सर आप लोगों का सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, SO2 की फॉर्म में यहां से निकल जाता है। इसको बोलते हैं सर क्या? तो अपन कह रहे हैं कि सर आपका बेसेमराइजेशन, बेसेमरीकरण। अगली बात सुनना, सर अगली बात सुनना, क्या लिखा हुआ है यहां पे? सिलिकॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, SiO2 बना देता है। सर आप लोगों का मैग्नीज जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? MnO। आ जाओ भाई, ये होता है एसिड नेचर का, ये होता है बेसिक नेचर का। दोनों में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और ये दोनों मिलकर बना देते हैं MnSiO3। क्या बना देते हैं? MnSiO3। अगला रिएक्शन सुन लेना, बचा कौन है? फास्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, P4O10 का फॉर्मेशन कर देता है। ये P4O10 जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। ये यहां से कचरा निकल जाता है, ये कचरा निकल जाता है, ये गैस की फॉर्म में निकल जाता है। अब सुन लो, ये इंप्यूरिटी, दोनों इंप्यूरिटी आपस में रिएक्ट करती हैं, आपस में रिएक्ट करके क्या बना देती हैं? स्लैग बना देती हैं। अब सुन लो भैया, अगर कहीं पर किसी का इंप्यूरिटी खुद ही फ्लक्स बन जाए और स्लैग बना दे, उसको बोलते हैं स्क्वेंजर। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, अपमार्जक। क्लियर? तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, क्या है? तो ध्यान से सुन लो, when impurities act as flux, तो उसको क्या बोल देते हैं? स्क्वेंजर। ये नाम आपने पढ़ा होगा, स्क्वेंजर। क्लियर है? हिंदी में क्या बोल देते हैं? अपमार्जक, जो कचरे को खत्म करता है, जैसे गिद्ध। क्लियर है? चलो बात पल्ले पड़ गई, लपेट दो सर। अगर किसी को कोई डाउट लगे तो बता दो, फटाफट से लपेट दो सर। कोई समस्या हो तो बता देना भाई, कोई समस्या लगे तो बता देना, अदरवाइज फटाफट से खत्म कर दो, जल्दी करें भाई। ये होता है आपका बेसेमराइजेशन। जल्दी करें भाई, बेसेमराइजेशन की कहानी आपकी खत्म हो चुकी है। बेसेमरीकरण में आपको कंप्लीट कर चुका हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, डन बोल दो, कहानी को खत्म कर दो भाई। जल्दी करें सर, थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा, बहुत प्यारा पॉइंट है। ये आयरन की कहानी होती है। ये आयरन की कहानी होती है, ठीक है? तो चलो सर, ये आप लोगों का बेसेमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? खत्म होता है। ये कहानी आपकी यहां पर खत्म हो जाती है। इसके बाद आयरन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयरन का एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, उस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बच्चों यहां पर अपन बात करने वाले हैं। आयरन का एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, उसकी भी हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है? सुनते जाना, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। नेक्स्ट जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही प्यारा सा है। चलो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रोसेस है, उस नेक्स्ट प्रोसेस को बोला जाता है
पुडिंग प्रोसेस, PUDDLING, पुडिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस भी बेटा आयरन के लिए किया जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, देखना बस पहले वाले में और इस वाले में थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है देखना, आपके पास बच्चों होता है कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जिसको हिंदी में कहते हैं ढलवा लोहा, जिसको किसी भी रूप में ढाल सकते हो। इसमें इंप्योरिटीज बच्चों किसकी होती है, कार्बन की, सल्फर की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की और मैंगनीज की। इंप्योरिटीज याद रखनी है, बहुत काम आएंगी। सेम प्रोसेस है, वो का वो प्रोसेस है। क्या लिया जाता है तो अपन क्या बोलते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस काम में ली जाती है। रिवर्बरेटरी फर्नेस यानी कि प्रावर्तनी भट्टी काम में ली जाती है। इसका इनर सरफेस सुन लेना भाई, इनर सरफेस आंतरिक सतह है, इनर सरफेस मेड बाय किससे बनाते हैं तो अपन बोलते हैं इस बार हेमेटाइट से बनाते हैं, Fe2O3 से बनाते हैं। इस बार किससे बनाते हैं, हेमेटाइट से बनाते हैं, Fe2O3 से बनाते हैं। ठीक है, साथ में एयर रखा जाता है, साथ में हाई टेम्परेचर रखा जाता है। ये सारा प्रोसेस यहां पर काम में लिया जाता है और जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट क्या होता है तो अपन कहते हैं कि आप लोगों का रोट आयरन जो होता है वो रोट आयरन आपको यहां पर मिल जाता है। सर जो पिटवा लोहा होता है जो पीट कर बनाया गया है वो आप लोगों को यहां पर मिल जाता है। इंप्योरिटीज का हटना सुन लेना भाई, इंप्योरिटीज का हटना सुन लेना भाई, कैसे निकलता है वो देखते जाना। देखो कार्बन, कार्बन जो है वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। सल्फर जो है वो आज भी सेम पहले वाला प्रोसेस है भाई, थोड़ा सा चेंज है बस, SO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। सिलिकॉन जो है वो SiO2 की फॉर्म में निकलेगा। MnO जो है, Mn जो है वो MnO की फॉर्म में निकलेगा। ये दोनों के दोनों एसिड बेस हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, MnSiO3 बना देते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो कि सर ये जो है ये क्या बन जाते हैं, तो आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था ये क्या बन जाता है, स्क्वेंजर बन जाता है, अपमार्जक बन जाता है सारा। और दूसरी बात कौन बचा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो क्या बना देता है, P4O10, क्या बना देता है, P4O10। ये P4O10 क्या करता है, Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ इधर गया ये वाला, इसके साथ रिएक्ट करता है, ये +3 में होता है और क्या बना देता है, FePO4 जो है वो बना देता है, स्लैग बना देता है। और यहाँ पर भी क्या बना देता है, स्लैग बना देता है। बाकी जो है वो गैस निकल जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पुडलिंग प्रोसेस। आपका पुडलिंग प्रोसेस भी खत्म होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो, कहानी को खत्म करो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार दो और कहानी को खत्म करो। जल्दी करें सर, जल्दी करें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारें और कहानी को खत्म करें भाई। स्क्रीनशॉट मारो और कहानी को खत्म करो। स्क्रीनशॉट मारो और कहानी को खत्म करो। हो गया भाई, हो गया, डन डन डन, बहुत बढ़िया सर। चलो सर, ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। ये कहानी आपकी यहां पर क्या होती है, खत्म। अब सुनो भाई, हाँ भाई, इसी के साथ आप लोगों के रिफाइनिंग के जितने भी प्रोसेस हैं सारे के सारे प्रोसेस मैंने खत्म कर दिए हैं। एक एक प्रोसेस आपको बता दिया है, डिटेल में उनको समझा दिया है, सबके बारे में आपको बता दिया है। आप लोगों के पास अब रिफाइनिंग में कुछ भी बाकी नहीं है। सारी कहानी मैंने 1 बाय 1 एक एक करके समझा दी है। तो ये कहानी आपकी क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा खेल जो है आपका किसका था, तो हमने कहा कि सर आपके रिफाइनिंग का खेल था। ठीक है, रिफाइनिंग यहां पर खत्म हो जाता है। अब सुन लो, ध्यान से सुनते जाना। प्योर मेटल आपको मिल चुकी है, रिफाइनिंग खत्म हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा मेटल ऑक्साइड बनाना, उसके बाद उसका रिडक्शन, उसके बाद हमने उसका प्यूरिफिकेशन, यानी कि हमने मेटलर्जिकल जितने भी स्टेप हैं सारे के सारे स्टेप क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ मेटलर्जी भी हमने बात कर चुके हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बचते हैं जिन पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते हैं, और दोनों ही पॉइंट जो हैं
बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं कि सर ये वाले क्या हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। परेशान कुछ भी नहीं करते, बहुत आसान तरीके से आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एलिंघम डायग्राम, एलिंघम आरेख, और दूसरा पॉइंट जो आता है वो कौन सा आता है बेटा? ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि वात्या भट्टी। दोनों के बारे में एनसीईआरटी ने, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने भर भर के लिखा हुआ है। आप जब एलिंघम डायग्राम देखने बैठोगे तो वहां पर एलिंघम डायग्राम के बारे में उसने 2-3 पेज लिखे हुए हैं। उसके बाद उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, अनसोल्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, सोल्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो ऐसे करके उसने बहुत रायता फैलाया हुआ है। उसके बाद आप लोगों का ब्लास्ट फर्नेस जो है, कम से कम ब्लास्ट फर्नेस को पूरा 1 पेज दिया गया है। 1 से 1.5 पेज में ब्लास्ट फर्नेस आपको एक्सप्लेन किया गया है, डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया गया है कि ब्लास्ट फर्नेस कैसा दिखता है, कैसे उसमें टेम्परेचर का रेंज आता है, कैसे कैसे उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो होता है, कैसे वो प्रोसेस वर्क करता है, कौन से टेम्परेचर पर काम होता है। तो ये पूरा आपकी एनसीईआरटी में डिटेल में समझाया हुआ है। तो सुन लो, ब्लास्ट फर्नेस को अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा एलिंघम डायग्राम की। तो सारे लोग फटाफट हेडिंग लगा लो, एलिंघम डायग्राम। एलिंघम डायग्राम, इसको अपन बोलते हैं ईडी, ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं एलिंघम आरेख। हिंदी में क्या बोलते हैं? एलिंघम आरेख, ठीक है। देखो सर क्या होता है कि एलिंघम डायग्राम जो होता है, एलिंघम डायग्राम जो है वो बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। पहला इसलिए मुश्किल लगता है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, दूसरा इसलिए मुश्किल लगता है कि हम लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, एलिंघम डायग्राम जो है वो बहुत ही इजी होता है, सबसे इजी होता है एलिंघम डायग्राम को समझना। क्यों? क्योंकि सर यहां पर पूरे मेटलर्जी में अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है, पूरे मेटलर्जी में, थ्रू आउट द मेटलर्जी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है बच्चों, तो वो कौन सी होती है? एलिंघम डायग्राम, ठीक है। मास्टर इसलिए पढ़ाना पसंद नहीं करते कि भैया बच्चे उसमें क्या होते हैं, टें बोल जाते हैं, ठीक है, और बच्चे इसलिए पढ़ना पसंद नहीं करते कि यार बहुत मुश्किल सा लग रहा है। दोनों ही चीजें होती हैं और है बहुत आसान, देखते जाना तुम। अब सुनो, देखो सर आपको आसान इसलिए भी लगेगा कि रिसेंटली आपका थर्मोडायनेमिक्स भी चल रहा है फिजिकल वाली क्लास में। सुनो, एलिंघम डायग्राम एक्चुअल में है क्या? तो अपन कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक का एक कॉन्सेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स का क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि आप लोगों का जो मेटल ऑक्साइड होता है, या आप लोगों का जो मेटल ऑक्साइड होता है, उस मेटल ऑक्साइड को जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसके रिडक्शन में कौन सा एजेंट सूटेबल होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर उपयोगी होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट तुम काम में ले सकते हो ताकि खर्चा कम हो, काम आसान हो जाए, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली हो जाए। तो अपन कहते हैं कि वो किसकी हेल्प से बताया जाता है बच्चों? एलिंघम डायग्राम की हेल्प से बताया जाता है। एलिंघम डायग्राम एक ग्राफ होता है जो किसके बीच में बनाया जाता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, और कैसे कैसे वो काम करता है उस पर भी बच्चों अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सारे लोग जो है वो आराम से सुनते जाना और बात को समझते जाना। क्लियर है? बात सुनना और ध्यान से सुनते जाना। मैं इसकी एक एक बात को आपके सामने लिखते हुए चलता हूं कि कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और कैसे ध्यान रखने हैं। ध्यान से सुनना। देखो सर सबसे पहले एलिंघम डायग्राम क्या है? पहला पॉइंट अपन बोलेंगे, जहां भी एलिंघम डायग्राम वर्ड आएगा मैं क्या लिखते हुए चलूंगा बेटा? ईडी। एलिंघम डायग्राम इज क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। ध्यान से सुनना क्या बोला? थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, यानी कि अपचयन का उष्मागतिकीय कॉन्सेप्ट होता है। रिडक्शन किसका? रिडक्शन बेटा तो तुम क्या बोलते हो? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करोगे तो वो किस में जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? इनटू मेटल। बहुत आसान है। क्या बोला कि एलिंघम डायग्राम इज थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस, अपचयित करने का जो उष्मागतिकीय सिद्धांत होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? एलिंघम डायग्राम। किसकी हेल्प से? मेटल
किसकी हेल्प से? तो अपन क्या कहते हैं, यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि एक उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में, एक उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए जो उष्मागतिकीय कॉन्सेप्ट होता है, उस उष्मागतिकीय कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? तो अपन क्या कहते हैं, एलिंघम डायग्राम। क्या बोलते हैं? एलिंघम डायग्राम। मेरे हिसाब से बात पल्ले पड़ गई होगी। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक एक बात को दो दो तीन तीन बार बोलते हुए चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। क्या बोला? एलिंघम डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है? तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सूटेबल है या नहीं है उसकी हेल्प से करना है। इसका जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है आप लोगों का? एलिंघम डायग्राम। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर अपन बात करते हैं कि सर एलिंघम, जो एलिंघम था, एलिंघम प्लॉटेड ए ग्राफ किसके बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। क्या बोला? एलिंघम प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर। एलिंघम ने क्या किया? डेल्टा जी और टेम्परेचर जो होता है उसके बीच में ग्राफ बनाया। देखो सर, आपको याद होगा किसी के भी स्पॉन्टेनिटी को, किसी भी प्रोसेस की रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी यानी कि स्वतःतिता को बताने के लिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक इक्वेशन यूज करते हो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन आप यूज करते हो। आप क्या कहते हो कि हमें क्या लेना है? तो आप लोग क्या कहते हो कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही यूज करते हो। y एक्सिस पे, ऑन y एक्सिस आप लोग क्या लेके चल रहे हो? डेल्टा जी। सर x एक्सिस पे बेटा आप लोग क्या लेके चल रहे हो? टेम्परेचर। इन दोनों के बीच में आपने ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ जो है वो क्या होता है? एलिंघम आरेख होता है, एलिंघम डायग्राम होता है। किसके लिए बनाना है? तो एलिंघम प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी एंड टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड के निर्माण के लिए एलिंघम ने डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ बनाया है उस ग्राफ की बात करनी है। उस ग्राफ की क्या करनी है? बात करनी है। उस ग्राफ की क्या करनी है? बात करनी है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूं कि सर आप लोगों का डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर है? क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये ऑन y एक्सिस इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, यही होता है। आप लोग बच्चों क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे कि सर y एक्सिस पे क्या है? डेल्टा जी। बेटा ऑन x एक्सिस आपके पास क्या है? टेम्परेचर। इंटरसेप्ट अंतःखंड क्या है? डेल्टा एच। और यहां पर बात आती है इस m की। m क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल क्या है? तो तुम क्या बोलोगे? माइनस ऑफ डेल्टा एस। तो सुन लो यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। पहला, नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी? तो आप लोग क्या बोलोगे? ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? सरल रेखा। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? सरल रेखा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो आप लोगों ने बहुत बचपन से पढ़ा हुआ है। दूसरा, इस ग्राफ का स्लोप यानी कि जो ढाल है, वो ढाल आप लोग देख सकते हो, वो क्या है? m क्या है? तो हमने कहा कि माइनस ऑफ डेल्टा एस। माइनस ऑफ डेल्टा एस ये क्या है? आप लोगों का ग्राफ का ढाल यानी कि स्लोप मिलता है। तो अपन क्या कहते हैं कि एलिंघम डायग्राम एक्चुअल में क्या होता है? तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर एलिंघम डायग्राम जो है वो मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस में जब होता है और वो मेटल में जाता है तो उसका थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या बोल दिया जाता है? एलिंघम डायग्राम। एलिंघम ने क्या करा? उसने एक ग्राफ बनाया किसके बीच में? डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में। किसके लिए बेटा? तो अपन क्या कहते हैं कि ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए, ऑक्साइड के निर्माण के लिए। जब वो ग्राफ बनाने बैठा तो उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस ग्राफ का नेचर, प्रकृति कैसा मिला? तो आपने बोला सरल रेखा। उस ग्राफ का ढाल कैसा मिला? तो आपने कहा कि माइनस ऑफ डेल्टा एस ये मिला। अब देखो सर डेल्टा एस ये क्या होता है? तो आप लोग क्या कहते हो? आपने पढ़ा भी होगा ये क्या होता है बच्चों? तो आप लोग क्या बोलते हो? चेंज इन एंट्रोपी। क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में
परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन। अब देखो सर एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे कैसे होएगा, चेंज इन एंट्रोपी कैसे कैसे आएगा, उसके बेसिस पे आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा, उस पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे बढ़ता हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो भाई, अगर कोई डाउट लगे तो आप मेरे को बता दो। डाउट नहीं है तो फटाक से खींच दो बच्चा, स्क्रीनशॉट खींच दो ताकि हम लोग आगे बढ़े। जल्दी करें सर। जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन डनाडन बोल देना बेटा, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। हो गया भाई, चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले पॉइंट पर। एलिंगम को समझते जाना बहुत आसान होता है, एलिंगम को समझते जाना बहुत आसान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि क्या है। देखना सर, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो सर आपने क्या बोला कि आपका जो ग्राफ मिला है बच्चों, उस ग्राफ का स्लोप, ढाल कैसा मिला है आपको, तो आपने बोला माइनस ऑफ डेल्टा एस, ये आपको मिला है, ये आपके ग्राफ के स्लोप को बताता है। मैं यहां पर 2-3 कंडीशन लेके चलता हूं, एंट्रोपी में परिवर्तन को देखते हैं। आप लोग क्या कहते हो कि डेल्टा एस कैसे निकाला जाता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इसी के बेसिस पे निकालते हैं। अरे हाँ या ना, कैसे निकालते हो, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप कहते हो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यहां पर 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। पहला पॉइंट मैं कहता हूं यदि इफ डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या हो, पॉजिटिव। एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव कब आएगा, जब आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा हो, रिएक्टेंट का एंट्रोपी क्या हो, कम हो। सही बात है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐसे केस में, ऐसे केस में बेटा एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है, ये आपको सबको पता है, आप लोग रिसेंटली पढ़े हो। क्या बोला, अगर प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा, रिएक्टेंट का एंट्रोपी कम, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, मतलब सिस्टम का एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यहां पर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऐसे ग्राफ का स्लोप कैसा आएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो स्लोप कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कमेंट करके बता दो क्या इतनी बात क्लियर है क्या। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं, अदरवाइज मैं इसको वापस बता दूं। जल्दी बता दो क्या मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो आपको क्लियर है क्या, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो ताकि हम आगे बढ़ पाए। जल्दी बोलो क्या आपको इतनी बात क्लियर है क्या, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, जल्दी से कमेंट करो। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत आसान चीज बताइए, आ जाओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अपन क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ, अब सुनो भैया, अब सुनो, अपन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अपन फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये रहा आपका डेल्टा जी और ये आपका टेम्परेचर। अब देखो यार, आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर किसी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। अगर किसी के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी बेटा 0 होता है तो वो कहां पर होता है, इक्विलिब्रियम पर। हमें बात करनी है किसकी, फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर आपके पास ये जो है, यहां पर एक लाइन बना देता हूं, ये डेल्टा जी का वैल्यू 0, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। तो आपका जो ग्राफ है वो नेगेटिव रीजन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियसटी चाहिए हमें। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर अगर स्लोप नेगेटिव आएगा तो ग्राफ कैसा बनता जाएगा, ऐसा। क्लियर है, अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने थर्मो में पढ़ा है कि अगर किसी के लिए डेल्टा जी का वैल्यू, अगर किसी के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में जाता है, ज्यादा नेगेटिव होता जाता है, तो वो प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता जाता है। क्या बोला कि डेल्टा जी का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा।
प्रोसेस कौन सा चल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का निर्माण चल रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे? ऑक्साइड का निर्माण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अरे ऑक्साइड का निर्माण जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अरे ऑक्साइड का निर्माण जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ध्यान से सुनना, जैसे जैसे इधर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है। डेल्टा जी नेगेटिव होता जाएगा तो ऑक्साइड फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे कि एज टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप लोग क्या बोल दोगे? ऑक्साइड निर्माण की प्रवृत्ति, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अरे ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। अगली बात सुनना, एक बात बताओ भैया, ऑक्साइड ज्यादा कब बनेगा? जब मेटल ऑक्सीजन से एफिनिटी, मोहब्बत, प्यार क्या करेगा? ज्यादा। तो अपन क्या कहते हैं? ऑक्साइड ज्यादा कब बनेगा? जब तुम क्या बोलोगे? ऑक्सीजन एफिनिटी, सुन लेना, ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल क्या होती है? बढ़ती है। ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल क्या होती है? बढ़ती है। धातु का ऑक्सीजन के लिए स्नेह, अफेक्शन क्या होता है? बढ़ता है। धातु की ऑक्सीजन से बंधुता क्या होती है? बढ़ती है। कब? जब तुम ताप बढ़ाते हो। कंडीशन कैसा मिलता है? ऐसा। और ऐसा कंडीशन कब होता है? जब एंट्रोपी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा। एंट्रोपी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा। अगला पॉइंट सुनना, नंबर 2, अपन क्या कहते हैं कि इफ डेल्टा एस कैसा हो जाए बेटा? नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव कब हो सकता है? जब प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम हो, रिएक्टेंट का ज्यादा हो। तो ऐसे केस में एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है? कम होता है। ऐसे केस में एंट्रोपी क्या होता है? कम। इसका ऑपोजिट, तो आप क्या बोलोगे? स्लोप। स्लोप कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव दोनों मिलकर कैसे आ जाएंगे? पॉजिटिव। बेटा तेरा जो ग्राफ आएगा वो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा? तो तू क्या बोल देगा बेटा? वो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव स्लोप के साथ आता जाएगा। वो ग्राफ कैसा आएगा? पॉजिटिव स्लोप के साथ। अब देखो सर, अब देखो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख लो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है मतलब सर वो टूटने की कगार पे जा रहा है। तो ऐसे केस में अपन क्या कहते हैं? ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी यानी कि ऑक्साइड निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये देखो ऊपर की साइड जा रहा है और ऊपर की साइड जाएगा तो अब ये बनेगा नहीं, टूटेगा। अगर टूटेगा तो आप लोग क्या कह दोगे? ऐसे केस में ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन की जो बंधुता होती है, एफिनिटी ऑफ मेटल, धातु की ऑक्सीजन से बंधुता क्या होती जाती है? कम होती जाती है। कम होती जाती है। और ऐसे ऑक्साइड जो है वो आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं। ऐसे ऑक्साइड आसानी से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 अपन कह रहे हैं कि यदि डेल्टा एस का वैल्यू कितना हो जाए? 0। आप लोग क्या बोलोगे? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एंट्रोपी बराबर हो जाए, मतलब नो चेंज इन एंट्रोपी, नो चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, नो चेंज इन एंट्रोपी। तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसे केस में स्लोप क्या हो जाएगा? 0। स्लोप क्या हो जाएगा? 0। बेटा आपका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा आएगा? ये 0 लाइन और ये 0 लाइन के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये कौन है? डेल्टा जी। ये कौन है? टेम्परेचर। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो, क्या टेम्परेचर में चेंज करने से यहां पर कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज किसमें? नो चेंज किसमें? इन एफिनिटी, इन एफिनिटी, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एफिनिटी में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी में कोई चेंज नहीं होता। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो और कोई दिक्कत लगे तो बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो बच्चा। अगर कोई डाउट लगे तो फटाफट से मेंशन कर दो, इसमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई हमें ये डाउट है। फटाफट से बता दो, जल्दी करें भाई, फटाफट से बता दो। कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी डाउट लगे तो बता दो। डाउट नहीं है तो डन डनाडन करके कहानी को खत्म करो। जल्दी बताएं भाई, क्या सबको कोई डाउट है? किसी को भी कोई समस्या है? यस और नो?
जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ भाई, हो गया सबका? अरे हो गया, हो गया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कहानी किसकी है? डन, बहुत बढ़िया। ये जो कहानी आप लोग देख रहे हो ये आपके एलिंगम डायग्राम का बेसिक है। ये एलिंगम डायग्राम का क्या है? बेसिक है। ठीक है, अगली क्लास का टाइम हो गया है, तो अपन जो है इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में अपन जो है वो एलिंगम डायग्राम का जो आगे का प्रोसेस है कि कब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कब कौन सा बेटर रिड्यूसिंग है, कब कौन सा बैड है, कौन किसको कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता, उस पर बात करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और आप लोगों का जो ब्लास्ट फर्नेस है उस ब्लास्ट फर्नेस को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा ब्लास्ट फर्नेस वात्या भट्टी भी कंप्लीट हो जाए। तो कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दें और अगले चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है रह भी जाए तो अपन अगले लेक्चर में उसको लपेट देंगे। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, मेटलर्जी का जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है उस क्वेश्चन बैंक को ढंग से लगा देना। कोई समस्या लगे तो मेरे को कमेंट व्हाट्सएप पे बता देना कि हाँ सर हमें इस बात में क्या है दिक्कत है। ठीक है सर, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।